नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। सर्वप्रथम आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे देश के विकास में आप सभी लोग जो भी हो सके अपना योगदान ज़रूर दें। फिर से वही हम बात करने वाले हैं लेखपाल क्लास की। सभी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पर। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है और अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो रोज़ भागना पड़ेगा। जंगल के राजा को भी शिकार के लिए भागना पड़ता है, ठीक है। तो संघर्ष करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। रोज़ डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 पढ़ें, 10 पढ़ते हैं 10 पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज 24 घंटे पढ़ लिया और कल दिन भर सो रहे हैं, ठीक है। तो बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ करनी पड़ेगी। आज चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को MS विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस 2 से 3 जरूर मिलेंगे, इसीलिए मैं हर क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर रखता हूँ। तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर? कंट्रोल पैनल पर। अब कंट्रोल पैनल कहाँ होता है यह देखना है, ठीक है। तो जब आप विंडोज़ का आप जब बिल्कुल ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सिस्टम सेटिंग को देखने और बदलने की क्षमता प्रदान करता है क्या? कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली या विधि का आविष्कार किसने किया है, यह बताना है। तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इन्होंने आविष्कार किया था QWERTY विधि का, ठीक है। यह एक अंग्रेजी का मानक कीबोर्ड पहले टाइपराइटर में ही होती थी, लेकिन जब उपयोग किया जाने लगा तो इसे कंप्यूटर और लैपटॉप्स वगैरह में भी दिया जाने लगा है, ठीक है। आप देखते होंगे कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति के पहले 6 वर्णों के नाम पर इसका नाम पड़ा है QWERTY। ये सब पास में ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से। कहाँ दिया था? सारनाथ में। एक पेपर में सॉल्व कर रहा था तो उस दिन मिला था ये कि सारनाथ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन थे वाराणसी नगर से 15 किलोमीटर पूर्वोत्तर और 20 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। ऐसे करके आंसर था। तो आप ये याद रखना कि वाराणसी यानी बनारस से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में जो यह है सारनाथ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की? ठीक है। तो ट्रेंड बदलेगा ये श्योर है, क्योंकि अभी तक पूछता था आगरा की स्थापना किसने की। अब कब की ये भी क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पर? यमुना नदी किनारे। आगरा किसके लिए फेमस है? पेठे के लिए फेमस है। आगरा में ताजमहल है और बहुत सारी इमारतें हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1504 में की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। कब? 1504 में। नेक्स्ट, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, ठीक है। कब लगते हैं बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 12वें और 6ठवें वर्ष, यानी कुंभ मेला 12वें और अर्ध कुंभ मेला 6ठवें वर्ष लगता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, कुंभ मेला 4 जगह लगता है। पहला तो हो जाता है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन यानी कि MP में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लगता है नासिक, महाराष्ट्र में। उसके बाद हरिद्वार, उत्तराखंड में। ये 3 जगह लगता है। चौथा जो है वो हमारा है प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का दूसरा प्राचीनतम शहर कौन सा? देखो, पहला प्राचीनतम तो बनारस है, लेकिन अगर दूसरा प्राचीनतम शहर पूछ लिया जाएगा तब भी प्रयागराज ही आंसर होगा। इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो पहला प्राचीनतम नगर वाराणसी या बनारस,
दूसरा प्राचीनतम नगर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। नेक्स्ट, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखकर करती हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहली बार चरकुला नृत्य कहाँ होता है? ये होता है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, इसमें होता क्या कि चरकुला, इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर यह नृत्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी में कुल कितने ज़िले हैं? अभी मैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर यूपी की उत्तर प्रदेश विशेष शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जितना आप सहयोग करेंगे उतना अच्छा हम लोग करेंगे। मंडल कितने हैं? 18 तो मंडल हैं। उसके बाद आर्थिक या संभाग 4 हो जाएंगे, नगर निगम 17 हो जाएंगे। ठीक है, और ज़िले कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। राज्यसभा की सीटें 31, लोकसभा की 80। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और 75 ज़िले हैं अपने यहाँ, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हो, चूड़ी और कांच की वस्तुएं, ये इसके लिए हम फिरोजाबाद जाएंगे। कहाँ? फिरोजाबाद लेने जाएंगे। और अगर ताला लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? अलीगढ़ जाएंगे। मिठाई एक अलग से ऑप्शन है यहाँ पर, सॉरी। तो ये हुआ। एक और फेमस है, हाल ही के एग्जामों में पूछा गया, कढ़ाई के लिए रामपुर फेमस है। कढ़ाई के लिए रामपुर फेमस है। ठीक है, और फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी कहा जाता है। सुहाग, क्योंकि चूड़ियाँ जो है सुहागन की निशानी होती है, तो इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। हम वहाँ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हस्तशिल्प के अंतर्गत जो आने वाली चिकनकारी है, इसका जो कार्य है मुख्यतः कहाँ किया जाता है? देखो, उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं। पहला तो बनारस या वाराणसी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, और दूसरा है लखनऊ। ये 2 जगह हैं जहाँ चिकनकारी की जाती है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा लखनऊ सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। और इसे औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। पूर्व का सिराज अपना जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं लगातार। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा न्यायाधिकरण है वह किस वर्ष स्थापित हुआ है? ठीक है, इसका जो ढांचा होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है यानी एक प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट, और इतनी संख्या में अन्य न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 3 वो, तो टोटल मिला के हो गए 6। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका गठन। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? देखो, असहयोग आंदोलन की थीम क्या थी, ये कहाँ से निकला था? जो हमारा रॉलेट एक्ट आया, जिसे बिना दलील, बिना वकील, ठीक है, बिना अपील का कानून कहा गया। यानी कि भारतीयों को पकड़ो, जेल में डाल दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई जमानत नहीं, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया असहयोग आंदोलन को, सॉरी रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद खिलाफत आंदोलन चला, वो उतना मूवमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी ने चाहा कि असहयोग आंदोलन किया जाए, तो लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में, देखो, एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। इसी में लाला लाजपत राय जी, जिन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक, इनकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, काफ़ी चीज़ें असहयोग में ये हुआ कि सहयोग ना करो, धन सहयोग ना किया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने यही प्रस्ताव रखा। देखो, गांधी जी को 2-3 चीज़ों से प्रॉब्लम थी। एक तो अंग्रेजी शिक्षा, फिलहाल वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका कहना था कि हमारी जो आश्रम पद्धति है वो बेस्ट है,
वो बेस्ट है। हम अंग्रेजी शिक्षा से केवल और केवल क्लर्क बन सकते हैं, वो भी अंग्रेजों के अधीन। गांधी जी का आह्वान था, आप स्कूल जा रहे हैं मत जाइए, आप उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं मत करिए, किसी भी प्रकार का उनका सहयोग मत करिए, ठीक है। न्यायिक प्रशासनिक किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग मत करो, ठीक। लेकिन कितने दिन चलता, देखो उसके बाद वापस ले लिया गया, ठीक है। वापस लेने का एक तो चौरा चौरी कांड आता है, जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैंने पहले देख लेते हैं, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी, जो गोरखपुर में अपने चौरी चौरा नाम स्थान, वहाँ पर जो भीड़ थी उसने पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया चौकी के अंदर। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक तो कहते हैं ये कारण था, दूसरा कई इतिहासकार यह भी बताते हैं कि भाई कितने दिन कोई घर में बैठेगा, कितने दिन जॉब छोड़ के घर में बैठेंगे कोई, ठीक है। जैसे वर्तमान में स्थिति उत्पन्न हो रही है, कितने दिन बैठेंगे आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रोजगार के अवसर तलाश ही करेंगे। तो धीरे धीरे आदमी परेशान हो गया, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आने लगी और कई प्रकार की समस्याएँ थी। तो धीरे धीरे वहाँ से भी धार कुंद होती चली गई, धार धीमी होती चली गई, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा ये गांधी जी को एक बहाना मिल गया था और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसका सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मदन मोहन मालवीय जी, कई लोगों ने विरोध भी किया कि ये गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी 1922। डेट पूछ लेता है तो 5 फरवरी को ये कांड हुआ और 12 फरवरी को चीज़ें मतलब वापस ले लिया गांधी जी ने औपचारिक रूप से। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? लाला लाजपत राय, अभी मैंने बताया है, इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता, ठीक, लौह पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहते थे, इनको सॉरी अजात शत्रु कहते थे, इनको कहते थे अजात शत्रु। अब क्या कॉन्टेस्ट था क्या नहीं, आई डोंट नो, बट अजात शत्रु बोला जाता था। और लोकमान्य उपाधि बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सबसे, लेकिन मैं सिर्फ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में डिस्क्राइब कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला तो शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक जी का था। मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र थे, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था। उसके बाद पहली पत्रकारिता के मामले में पहली बार जेल जाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। होम रूल लीग आंदोलन का भी इन्होंने प्रस्ताव रखा या उसे चलाया भी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में सीमित क्षेत्र था, लेकिन क्षेत्र इनका सीमित था, लेकिन जो प्रभाव था वो काफ़ी व्यापक था। इसी के अपोजिट में एनी बेसेंट जी का जो होम रूल था उनका क्षेत्र व्यापक था, इनके क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत जो था पूरे क्षेत्र में था, लेकिन जो प्रभाव था वो उतना व्यापक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट जी को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद वो लीग आंदोलन भी खत्म हो गया, होम रूल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो को नारा दिया? डू आर डाई, ठीक है। तो बेसिकली ये आप सबको पता होगा कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। और उसी समय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो को नारा दे दिया और कहा कि अब या तो कर जाओ या तो फिर मर जाओ, अब हमें भारत को आज़ादी करा लेना है या हम ही लोग शहीद हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी। भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहा, अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही प्रभावी रहा उन लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब आता है तो अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे? SS सफारी से महात्मा गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, जहाज़ का नाम था। और कहाँ पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे डरबन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डरबन। और जब वे प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक अश्वेत होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था,
ठीक है। और ये गए कब थे? 13 अप्रैल 1893 को डरबन पहुँचे थे, ठीक है। उसके बाद चीज़ें घटित होती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किस नरसंहार के विरोध में लौटाई थी? वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये भी उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। अच्छा, इसका जो मैं कहूँ कि जो प्रारंभ होता है, वहाँ के दो नेता थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू, मैं नाम लिखने का प्रयास करता हूँ, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये दो नेता थे, काफ़ी फेमस नेता थे। इन्हें रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, कोई लोग कहते बैसाखी का दिन था, उसके लिए सभा गठित की। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांति सभा आयोजित की गई रॉलेट एक्ट के विरोध में। साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ कि रॉलेट एक्ट के विरोध में शांति सभा स्थापित की गई। तो ये स्थापित हुई। उसके बाद उस समय वहाँ के जो थे जनरल ओडायर, ठीक है, जनरल ओडायर ने वहाँ पे निहत्थे सभा कर रहे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे व्यक्तियों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर गोली चलवा दी। बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, समितियां गठित हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि लौटाई। उसके बाद एक नाम यहीं से जुड़ा होता है, उधम सिंह। उधम सिंह ने निश्चय कर लिया कि मुझे जनरल ओडायर की हत्या करनी है। अब दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न जाने कहाँ इनकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल है। एटलीस्ट लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग में, वहीं उधम सिंह गए और एक किताब के अंदर होल बनाया इसी के रिवाल्वर के साइज़ का, और उसमें बंदूक रखकर उसमें अंदर गए और वहीं उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसके विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के पहाड़ बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, ठीक है। किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना 1904 में डरबन के बाहर गांधी जी ने की? यह सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया, फिनिक्स। देखो नटाल की अगर हम एक नटाल कांग्रेस कमेटी थी, उसका भी गठन महात्मा गांधी जी ने ही किया था, ठीक है। और इन्होंने एक स्थापना और की थी, उसका नाम था टॉलस्टॉय रिफॉर्म नाम से। ये किया था 1902 में, लेकिन पूछ हमसे रहा 1904 का। तो 1904 में जो किया था वो था फिनिक्स बस्ती नामक सामुदायिक मठ की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसे है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकमात्र अधिकार भारत सरकार को। सिक्के भारत सरकार के अंतर्गत क्रियान्वयन होते हैं और जो नोट्स होती हैं वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सीमाएं कितने तटीय देशों से लगती हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई बात करें तो 15,200 हो जाएगी, और जलीय या तटीय सीमा की कुल लंबाई जो होती है 75-16 लगभग हो जाती है, ठीक है। सॉरी, जलीय तटीय सीमा की लंबाई 75-16 किलोमीटर है, ठीक है। क्या है? 7516 किलोमीटर जलीय तटीय सीमा की लंबाई होती है। अब ये पूछा कितने तटीय देशों से लगती हैं, तो मैं नाम गिना देता हूँ। पहला गिन लीजिए आप खुद ही, एक मालदीव हो गया, उसके बाद श्रीलंका आपका नीचे है, बांग्लादेश हो गया, इससे भी तटीय सीमा लगती है, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है,
तो भारत की तटीय सीमा से कुल लगे देश हो गए 5। कौन हो गए? 5। अगर स्थलीय सीमा पूछ लेता है तो हो जाते हैं फिर 8। ओके, कितने? 8। नेक्स्ट, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है? ठीक है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है? अच्छा, 3 दिशाएं तो आपको पता है, उत्तर दक्षिण और पश्चिम। भैया पूर्व में किससे घिरा है? तो पूर्व में अगर बात कर लेते हैं तो पूर्व में आ जाएगा अपना असम। ठीक है, असम और मिजोरम, पूर्व में इसके असम मिजोरम स्थित है। और ये पूछा जाता है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, 3 दिशाओं से? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे? बांग्लादेश से। नेक्स्ट, मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। यह जो है जुआरी नदी पर है। अब तो पता ही चल गया होगा कहाँ, किस राज्य में। ठीक है, जुआरी नदी पर है। चलते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और यहाँ बता देंगे। गुजरात में सबसे फेमस कांडला है तो बहुत सारे। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा मुंबई बंदरगाह है, और दूसरा नाहवा सो यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप सबसे फेमस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका गोवा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो SC एंड SC क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? एक क्वेश्चन यहाँ से हम निकाल लें कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार किसे है? क्षेत्र हो या जाति हो, इस सब का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आंसर की तरफ चलते चलते मैं सारे ऑप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। हाई कोर्ट की बात की गई है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम 1 जनवरी 2019 को बना है तेलंगाना के लिए, अमरावती में। ठीक है, तो 214 ये हो गया। अब 240 की बात करें, 240 में यूटी के लिए यानी संघराज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को, संघराज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने यानी कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ऐसा 240 में वर्णन है। उसके बाद 248 में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में नहीं था। ऐसी बात है कि 248 में कहा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन पर विधि निर्माण का जो अधिकार वह संसद के पास सुरक्षित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 244। ठीक है, नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आया भी एग्जाम में है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद जो 75(1) है इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, 80(1) में राज्यसभा की संरचना की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये चीज़ें सही हैं। लोकसभा की संरचना 81(1) में की गई है। ठीक है, किसकी? 81 में लोकसभा की संरचना की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? हो सकता है आपके लिए एक नया क्वेश्चन, ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी है या क्या है? आपको पता है कि भारत की संसदीय प्रणाली में एक निजी सदस्य का बिल एक लोकसभा सदस्य द्वारा लाया गया एक विधेयक है। जो निजी विधेयक होता है क्या होता है कि बिल जो है लाता है निजी सदस्य, लोकसभा सदस्य द्वारा लाया गया एक विधेयक है जो कार्यकारी शाखा की ओर से कार्य नहीं कर रहा है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की जो अवधि होती है वह होती है 1 माह। सूचना अवधि कितनी? 1 माह होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करना, कम से कम 5 अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास को। ठीक है,
बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा बरमुडा ट्रायंगल के बारे में, या इसके आसपास जो भी जाता है। अभी ये भी रहे, कोई कहता गुरुत्वाकर्षण के कारण है, कोई कहता कोई दैवीय शक्ति है, सब अपने अपने मतलब अलग अलग मत है सबके। ठीक है, कि फिलहाल ये पता चला कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसके पास जो भी जाता है वो उसमें समा जाता है, उस बरमुडा ट्रायंगल में। तो यहाँ ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। केवल अटलांटिक महासागर से काम नहीं चलने वाला है, आपको ये भी लोकेशन याद करें, क्योंकि दे देता है कभी कभी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर या उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप ज्वाइन हो जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाइए आपको। 10 बजे डेली रात में क्विज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF एंड स्टडी मटेरियल के लिए भी जुड़ सकती हैं हमारे साथ। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।